हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयास पे। और काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से हम जुड़ रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज से ही। और एनसीईआरटी में हम आज देखेंगे क्लास 11 पॉलिटी, जिसमें हम चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। और इस चीज़ की शुरुआत करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि नहीं, एनसीईआरटी क्लास 11 पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कोई भी जो एस्पिरेंट है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो उसमें जो जीएस 2 का जो पेपर होता है, उसमें पूरा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। तो उसमें ये काफ़ी मददगार है एनसीईआरटी। वैसे तो 6 से लेकर के आप 12 तक पढ़ सकते हैं, लेकिन सब में देखा जाए, जिस जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर है तो एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक है। इसको आप चाहें तो 2 बार, 4 बार, 10 बार, आप 10 बार पढ़ सकते हैं इसको, अपनी समझ विकसित करने के लिए। यूपीएससी एस्पिरेंट जो है वो तो पढ़ ही सकते हैं, बाकी आप अपनी समझ विकसित करने के लिए, अपना नॉलेज गेन करने के लिए, और बाकी आप संविधान को जानने के लिए, संविधान कैसे बना, संविधान को बनाने में क्या क्या करना पड़ा, ये सब चीज़ जानने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोग फिर से उसी ऊर्जा के साथ, उसी एनर्जी के साथ फिर से लगेंगे, और फिर से हम आप सभी लोगों को एनसीईआरटी सीरीज की जितनी भी चैप्टर है इसमें लेकर आएंगे। और एक चीज़ तो है कि काफ़ी समय के बाद हम लोग जुड़ रहे हैं, बीच में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस हो गया है, पर कोई नहीं, जब जगे तभी सवेरा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी का क्लास 11 चैप्टर 1। एक एक चीज़ को हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि देखिए, ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आप एक दिन में तैयारी करके या एक महीने में तैयारी करके आप नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो एनसीईआरटी पढ़ाने का मेन पर्पज है, वैसे तो है यूपीएससी और यूपी पीसीएस के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए। बाकी जो बच्चे हैं 11th के, बाकी अन्य लोग भी इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे संविधान क्यों और कैसे। जो क्लास 11 एनसीईआरटी है पॉलिटी की, इसमें पहले चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। और इसमें हम लाइन बाय लाइन एक एक चीज को समझाते बताते चलेंगे, कुछ नहीं छूटेगा इसमें, एक लाइन नहीं, एक शब्द नहीं छूटेगा, हर एक शब्द को, हर एक लाइन को बताते समझाते चलेंगे। तो इसलिए प्लीज धैर्य बनाए रखिएगा। और हो सकता है कि पहला चैप्टर का जो है ये पार्ट 2 भी इसका है, क्योंकि पार्ट 1 में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और काफ़ी लंबा वीडियो देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। और ख़ास तौर से आजकल जो ट्रेंड है कि अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं यूट्यूब पे, तो वो चीज़ें लोग देखना ही नहीं पसंद करते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ लेके आइए मनोरंजन वाला, उसको देखिए, 1 घंटे में मिलियन व्यू पहुंच जा रहे हैं। और आप अच्छी चीज़ लेके आएंगे, उस पर कोई व्यू भी नहीं है। तो खैर कोई नहीं, अगर अच्छा लगेगा, अच्छा कंटेंट रहेगा, तो लोग चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे भी और शेयर भी करेंगे। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। बाकी चीज़ को छोड़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान क्यों और कैसे। तो हम आपको बताएं कि नहीं, क्लास 11 एनसीईआरटी जो पॉलिटी है उसको हम आज शुरुआत कर रहे हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद हम फिर 6 का लेके आएंगे। इसको इसलिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, जो जिसकी थोड़ा समझ विकसित है, वो इसको आराम से कवर कर लेगा। और हमारे भी एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो काफ़ी सही रहेगा, इसलिए कर रहे हैं। अब इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं परिचय। परिचय में क्या देखना है, यह पुस्तक जो है संविधान की कार्य प्रणाली पर लिखी गई है। और आगे का अध्याय मतलब आगे वाला जो चैप्टर आएगा उसमें संविधान की कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ आप शुरुआत करते हैं तो परिचय उसका जरूरी होता है। आप कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले क्या लोग आपका परिचय पूछते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग भी एक किताब जो है, किताब हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, यही किताब है। देखने में तो ये काफ़ी मोटी है, काफ़ी हैवी है, लेकिन फिर भी हम आपको कवर कराएंगे इसको। आप लोग देख सकते हैं, यही बुक है, ठीक है। तो
क्या इसमें संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। मतलब इस किताब में जो भी हमारे सरकार की विभिन्न संस्थाएं हैं, जो भी आपसी संबंध हैं, इसके बारे में आपको आगे पढ़ना है। लेकिन इसके पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, यह समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव है, जैसे इलेक्शन कमीशन है या जो भी चुनाव होता है, गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो इसका जो भी मतलब प्रक्रिया है निर्वाचित होने का या नियुक्ति होने का, ये कहाँ से उत्पत्ति इसकी हुई है? संविधान से हुई है। संविधान किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। संविधान समाज को क्या देता है? अगर संविधान है, ये समाज को क्या देता है? संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया, ये मुख्य बातें हैं। और मुख्य बातें जो हैं इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और जो भी लोग चैनल से पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे इसको शेयर करें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में समझेंगे। संविधान क्या है, इसके कार्य क्या हैं और समाज के लिए इसकी भूमिका क्या है। देखिए, हम ऐसे बात करते हैं, जैसे आप हैं या हम हैं, कोई भी है, तो हम तो समाज में हैं या हम धरती पे हैं, तो हमारी भूमिका क्या है? ऐसा तो है नहीं कि पैदा हुए, खाए पिए, जैसे तैसे जीवन जिए और निकल लिए, ऐसा तो है नहीं। मृत्यु अटल सत्य है, जो जिसको जीवन मिला है, मृत्यु 100% श्योर है उसका। तो आप समाज के लिए किए क्या, समाज में आपकी क्या भूमिका रही? तो वैसे ही है संविधान। जो संविधान है, अलग अलग देश के अलग अलग संविधान हैं, तो उसकी क्या भूमिका है, उससे समाज के लोगों को क्या फायदा है, समाज के लोगों को कितना फायदेमंद है, कितना हानिकारक है, तो इसको हम देखेंगे। हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या संबंध है, और इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं जितना कि आप सोचते हैं, ठीक है। संविधान की क्या आवश्यकता है, इसको हम देखते हैं। संविधान की अगर हम बात करें, तो संविधान क्या करता है? तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। संविधान जो है क्या करता है? तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है कि नहीं, आप जो कुछ भी मतलब कार्य हो रहा है तो आपके प्रति गलत नहीं होगा, इसकी वो गारंटी देता है। उसमें जो भी नियमावली बने हैं सबके लिए समान है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। ये संविधान जो है भरोसा दिलाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं भी, जैसे मान लीजिए समूह की बात कर लीजिए, एक समाज की बात कर लीजिए, एक परिवार की ही बात कर लीजिए, ठीक है। ज्यादा दूर नहीं आते हैं, एक परिवार की ही बात कर लेते हैं, आप अपना परिवार ही समझ लीजिए। उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, ठीक है। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें से कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। आप एक गांव को ले लीजिए, आपका एक गांव, आप जिस गांव में रहते होंगे वहीं की बात कर लीजिए। वहां पे जो धर्म है, कुछ हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, ईसाई भी होंगे, सिख भी होंगे, और कोई तो ऐसा होगा जो किसी धर्म को नहीं मानता होगा, वो भी होंगे। और वे और आधारों पर भी भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न योग्यता भी है, अलग अलग शौक हैं, और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। उनमें से कुछ धनी तो कुछ गरीब हैं, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ जवान हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि समाज में विविधताएं बहुत हैं। विविधता, भारत को बोला ही जाता है कि भारत जो है अनेक फूलों का एक गुलदस्ता है, ठीक है। विविधता में भी एकता है। यहाँ पे अनेक प्रकार के रहन सहन, खान पान, कल्चर है, लेकिन फिर भी क्या है, सब अपने आप को मानते हैं कि हम भारतीय हैं, फिर भी एकता बनी रहती है।
तो ऐसे ही है समाज में भी। ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितना संपत्ति रखने की इजाजत है होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए, या भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे। अब जितने लोग वहां पे हैं, जितने लोगों से पूछेंगे, सबका अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो है चुनाव का माहौल चल रहा है, 5 राज्य में चुनाव है, फिर भी सबका अपना अलग अलग मत है कि हम इनको चाहते हैं, इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उस पार्टी को। तो इसी तरह इसमें भी है कि कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं, जो जो चाहता है वो उसके हिसाब से हो जाएगा। उसका भी एक प्रक्रिया है, उसका भी एक प्रोसीजर है, और जो दोनों में से जो सही लगेगा वही होगा। तो ये काम करेगा कौन, इसी को हम आगे समझ रहे हैं, आगे हम आपको समझा रहे हैं। अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेकों रूप में एक दूसरे पर आश्रित हैं, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि भिन्नताएं हैं, श्योर है कि भिन्नताएं हैं, और अलग अलग लोगों के विचार भी है, और उनको सहयोग की भी जरूरत है, और शांतिपूर्वक साथ में रहने के लिए क्या चाहिए। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। देखिए कोई भी परिवार है, ज्वाइंट फैमिली जो रहती है, उसमें क्या रहता है, कुछ उसमें बुनियादी नियम होते हैं। बुनियादी नियम ये कि उसमें कोई एक मालिक रहेगा, और वो जो कहेगा वो सब लोग मानेंगे, और जो भी चीजें होंगी सबके सहमति से होगी। तो यही चीज इसमें भी है, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। आप अपने परिवार के बारे में सोचिए कि आपका जो ज्वाइंट फैमिली है उसमें क्या होता है। कुछ भी काम होता होगा घर में, तो जो हम जिसको माना गया होगा, जो पूरा परिवार मिल करके जिसको माना होगा मुखिया, तो कुछ भी काम होता होगा तो उससे पूछा जाता होगा कि ये काम करना है, क्या सही है या सही नहीं है, किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है कि एक आदमी उसमें से कुछ अलग अपना नियमावली बना रहा हो, लेकिन नहीं, उसको क्या करना है कि सब लोग मान चुके हैं कि नहीं ये गलत है, तो इसका साथ नहीं देना है, वो सही वाले के साथ रहेंगे। तो इसमें भी यही चीज है। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं रहेगी कि नहीं सामने वाला भी जो है, जो नियमावली है वो मानेगा कि नहीं मानेगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जो मुखिया है वो लेगा, या जो नियमावली जहाँ से बन रहा है वहां से होगा। बस वो सदस्य को क्या चाहिए? गारंटी चाहिए कि हम अगर मान रहे हैं तो सामने वाला भी उस बात को माने। अगर इसकी गारंटी उसको मिल जाती है तो साथ रहने में कोई भलाई नहीं है, मतलब कोई बुराई नहीं है, सॉरी, कोई बुराई नहीं है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। और जितने भी समूह के सभी सदस्य हैं वो एक दूसरे को जानते हों, ठीक है, ताकि आपस में समन्वय बना रहे, कोई तकरार न हो। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। जो भी नियम है, ये नहीं कि बस पता है तो पता है, लागू भी होना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास सॉरी विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि नहीं, जो भी नागरिक है, जो भी लोग हैं, वो नियम को मानेंगे, तभी दूसरा नागरिक भी मानेगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इस नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। ठीक है,
संविधान का पहला काम, यह देखिए अब यहाँ पे पहला काम दिख गया ना, संविधान का पहला काम दिख गया। संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। देखिए उतना पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन निकल के आया कि संविधान का पहला काम क्या है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। ठीक है, अब संविधान का दूसरा काम भी देखेंगे। अभी पहला काम देखे हैं, अब दूसरा काम भी देखेंगे, इसका दूसरा काम क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। ठीक है, संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। देखिए चीजें समझ में आ रही होंगी, आप धैर्य बनाए रखिए और चीजों को देखते चलिए। लाइन हम बोले हैं ना कि लाइन बाय लाइन चीजों को क्लियर करेंगे, आपको कहीं भी एक शब्द मिस नहीं होने देंगे। आपको हर एक चीज जो समझ में नहीं आएगा आप व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना हुआ है वहां से आप पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम से पूछ सकते हैं, या तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हो और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। अब देखिए नियम तो बनाने की बात हो गई कि एक बुनियादी नियम बनाना आवश्यक है, लेकिन वो नियम बनाएगा कौन। ठीक है, आपको क नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोग ख नियम बनाना चाहते हैं। अब देखिए समाज में कन्फ्लिक्ट हो गया कि आप चाह रहे हैं कि क नियम बनाए, दूसरा चाह रहा है कि ख नियम बनाए। फिर ये कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों पर हम शासन हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए। अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। ठीक है, नियम तो ठीक है बनाना चाहिए, लेकिन उसको बनाएगा कौन। अब ये बात आती है, तो इसको हम समझते हैं कि उस नियम को बनाएगा कौन, ताकि समाज के जितने भी नागरिक हैं वो लोग इसको पूरे विश्वास के साथ मान सकें, किसी में कोई थोड़ा सा भी संदेह न हो कि नहीं हमें मानेंगे तो हम नुकसान होगा, हो सकता है कि हम माने सामने वाला ना माने, उसकी गारंटी दिलवाना पड़ेगा। जैसे संविधान ही इस प्रश्न का उत्तर भी देता है और समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। अब देखिए यहां से चीजें क्लियर हो गई, तो नियम कौन बनाएगा, संविधान। संविधान में जो नियमावली है सबके अपने अपने नियम है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके भी अपना कार्य, उनके नियम, उनका कैसे नियुक्ति होगा, वो राष्ट्रपति के भी हैं, उपराष्ट्रपति के भी हैं, राज्यपाल के भी हैं, जितने भी हैं, जितने भी पद हैं या जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कुछ भी है वो सब संविधान में लिखित है। तो वहां से तय होता है कि कानून कौन बनाएगा, कानून कौन बिगाड़ेगा। कानून बनता भी है तो कानून बिगड़ता भी है, तो उसको कैसे बिगाड़ा जा सकता है और कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जैसे जहां पर राजतंत्र है वहां पर राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि वह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश में ये कहा जाता है कि जो भी कुछ होता है वो जनता के हाथ में होता है, जनता द्वारा जनता के लिए। ठीक है, जो शासन होता है वो लोकतांत्रिक है। निर्णय कैसे लेती है, क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए। प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा
अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए, लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हो। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति से नियम बनाने के लिए राय लिया जाएगा, ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि इतनी जनसंख्या है। तो अब क्या करना है कि अब उतनी जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि होंगे, वो प्रतिनिधि अपना राय देंगे। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, किसी समाज में कानून कैसे है इसे देखने के लिए पहले कानूनों को बनाने का अधिकार वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे क्या करना चाहिए, पहले उसे अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। ठीक है, कि संसद के पास कोई कानून हो, अधिकार हो। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे संविधान का दूसरा काम। इतना पढ़ने के बाद लास्ट में क्या निकलता है कंक्लूजन, दूसरा काम इसमें क्या दिखता है संविधान का। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। ठीक है, तो संविधान का दूसरा काम क्या है कि शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। ठीक है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाया तब आपको लगा कि वह कानून पूर्णतः अनुचित है। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने निर्णय लिया किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, या किसी विशेष समूह, धर्म, जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं में पानी भरने की इजाजत दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के लिए पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बातें रही होंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, कानून बनाने के लिए कह दिया गया, लेकिन वो कानून ऐसा बन गया कि वो समाज के हित में नहीं है। तो क्या करना है कि वो ऐसा कानून न बनाए जिससे नागरिकों को कोई दिक्कत हो, या नागरिकों के जीवन में या स्वतंत्रता में कोई बाधा आए। तो इससे क्या करेगा, संविधान उस पर रोक लगाएगा। जो संसद के जो लोग हैं, संसद में जो कानून पास होता है तो उस पर रोक लगाएगा, ये संविधान। अतः संविधान का तीसरा काम, देखिए यहाँ तीसरा काम है संविधान का तीसरा काम। अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, या सीमाएं इसी रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है, या तो वो सरकार द्वारा नागरिकों जो कानून लागू हो रहा है उस पर कुछ सीमाएं लगाएं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और इस प्रकार से रहे कि उसका कोई उल्लंघन सरकार न करे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन न करे। ठीक है, इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है।
यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। ठीक है। ओ तो देखिए, ये कार्टून के माध्यम से आप समझ सकते हैं ये लड़का जो है क्या कर रहा है। ओ तो इसका मतलब यह कि पहले आप एक राक्षस बनाएं और फिर खुद को उससे बचाने की चिंता करें। मैं तो यही कहूंगा कि फिर इस राक्षस जैसी सरकार को बनाया ही क्यों जाए। अब इसके मन में ये सवाल है, तो फिर ये देखते हैं सवाल, समस्या का समाधान भी देखते हैं। इनका समस्या है तो समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए हैं। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयों, वहां केवल सरकारों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरन वहां सरकार को समर्थ और शक्तिशाली बनाना भी पड़ेगा, जिससे वो असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। ठीक है। उदाहरण के लिए, भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिससे जातिगत भेदभाव न हो। यदि हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। ठीक है। तो सशक्त करना भी जरूरी है। जैसे दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। उदाहरण के लिए, भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित सब कुछ मिलना चाहिए, जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान को वह सामर्थ्य प्रदान कर सके। ठीक है, करता है, जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके। ठीक है, संविधान उठा सके जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकार वाले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, अब संविधान का ये चौथा काम देखते हैं। संविधान का ये चौथा काम, संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करें जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, वह सरकार की ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का भी अधिकार देता है। और यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और सुविधाएं उपलब्ध कराए। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। ठीक है, यहां देखिए एक कार्टून के माध्यम से इसको समझिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या है यदि वो लोगों के जीवन को बदल ना सके। ये बात सही है
कि संविधान में अच्छी अच्छी बातें लिखने को तो लिखा जा सकता है, लेकिन उसको ये भी तो ध्यान देना है कि नहीं उससे लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, लोगों के नागरिकों के जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो ये ध्यान देना भी जरूरी है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान, आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होती है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं, और दूसरा संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार के प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन उनमें काफी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती हैं। ज्यादातर राष्ट्रीय विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मेलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ, संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। ठीक है, इस संबंध में यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पहचान कैसे होता है देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि सब अलग अलग लोग हैं, ये है शिया सुन्नी है, कुर्द है, ये सब अपना अपना अपने हिसाब से। देखिए ये क्या बोल रहा है, अब वे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए, अब हम जल्दी संविधान बना लेंगे। मेरे पास कागजात है, संविधान मैं लिखूंगा। मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए। मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखने दो। ठीक है, इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर नए संविधान की रचना करने में देश के विभिन्न जातीय समूहों में काफी संघर्ष दिखाई दिया। इन भिन्न भिन्न लोगों की क्या मांगे हैं, इसमें दिखाए गए संघर्ष की यूरोपीय संघ और भारत के संबंध में पिछले कार्टून में दिखाया गया संघर्ष से तुलना करने के लिए बोला गया। तो खैर ठीक है, अब यहाँ पे ये है प्रावधान कार्य है, इसको बहुत वो नहीं है, आगे देखते हैं। देखिए, अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देशों में जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे संविधान कहा जा सके, बल्कि उसके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। ठीक है, लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वो केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर है। देखिए, बहुत मजेदार बात है यहाँ पे, इसको ध्यान देने वाली बात है।
देखिए संविधान बस बनाने से नहीं हो जाएगा, नियम कोई बस बनाने से नहीं हो जाएगा, नहीं बस नियम बना दिए या संविधान बना दिए और बस एक कागज पे ही रह जाएगा। तो संविधान अब बना रहे हैं, कोई नियम बना रहा है, तो कितना लागू हो पा रहा है, उससे नागरिक के जीवन में कितना बदलाव आ रहा है और कितना वो लोगों को प्रभावी बना रहा है, इस पे डिपेंड करता है। वो संविधान उतना ही प्रभावी होता है, वो संविधान उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये नहीं कि नहीं बस बना दिए और बस कागज के थोथे बना करके रख दिए, तो इससे नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। ठीक है, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका लास्ट ही है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसमें आधा जो है रह जाएगा और थोड़ा सा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी हम बनाएंगे मतलब कंप्लीट करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिनमें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। ठीक है, मतलब ये काफी समय लगा और उसी समय हम लोग का देश आजाद भी हुआ था। उस समय भी ये इंडियन नेशनल मूवमेंट भी सब चल रहा था, तो उस समय सब परिस्थितियों को देखते हुए और उस समय के जो भी महान व्यक्ति थे बनाने वाले, वो लोग दूरदृष्टा थे, वो लोग आने वाले समय को सोच करके बनाए, तो इसका भी काफी प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उससे ऐसे लोगों को ने बनाया जिसने समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया, जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने उसके प्रावधानों और अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना को सुनिश्चित करता है। ठीक है, संविधान जो है कैसे आया प्रचलन में, लोगों को जब यह पता चलता है कि संविधान न्यायपूर्ण नहीं है तो वे क्या करते हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है जिनका संविधान केवल कागज पर ही होता है। तो इसको आप देखिएगा कि जिसका संविधान बस बना हुआ है, बस कागज पे है, उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो अभी आज के लिए तो बस इतना ही हम, और ये जो आगे है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अभी के लिए इतना ही। ठीक है, और सभी लोग जो है देखिए ये जो पॉलिटी है क्लास 11th एनसीईआरटी की, इसको हम देखें तो पॉलिटी के लिए तो स्पेशल है ही है। ये सोशोलॉजी में भी काम आ जाता है, पबेड जो है पबेड में भी काम आ जाता है, और यूपीएससी का जो GS2 है उसमें भी काम आता है, यूपीपीसीएस का जो GS2 है इसमें भी, बाकी ऐसे जनरल एग्जाम जो हैं उसमें भी काम आता है। तो आप लोग शेयर करते चलें, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। सभी लोग को बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।